नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। क्या महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? क्या महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है? और अगर इन सवालों का जवाब कोई हाँ में देता है तो वो कौन है जो इसकी गारंटी दे सकता हो? और अगर इसकी गारंटी की मांग का जवाब गोलमाल हो तो ये तय मानकर चलिए कि हमारे देश में महंगाई केवल खाद पानी है जिससे वोटों की फसल बोई जा सकती है, उगाई जा सकती है, काटी भी जा सकती है। हैरानी की बात है कि महंगाई केवल विपक्ष को नजर आती है, सत्ता पक्ष को महंगाई के जायज कारण दिखाई देते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल और उसके सामने करीब करीब बेबस दिखाई देती सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में, वैट में कमी करके राहत देने की जो आज कोशिश की गई है, उससे जनता के जख्मों पर कितना मरहम लगेगा? साथ ही कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को जख्म कुरेदने का मौका मिल जाएगा? आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले कुछ मिनटों। कितना कारगर होगा पेट्रोल डीजल पर राहत का मरहम? चुनावों से ऐन पहले एक्साइज ड्यूटी में कमी कर राहत देने की कोशिश। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर सरकार पर बना हुआ था दबाव। अभी तक इस दबाव को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुई थी सरकार, लेकिन कीमतों को काबू करने के लिए अब हरकत में आई सरकार। राजस्थान सरकार पहले ही वैट में कमी करके राहत देने की कर चुकी है कोशिश, लेकिन चुनावी माहौल में इस राहत को देखा जा रहा चुनावी स्टंट के तौर पर। मतदाताओं में व्याप्त रोष को कम करने के लिए की गई कवायद माना जा रहा इस राहत को। कांग्रेस कीमतों के उछाल पर सरकार के राहत देने के प्रयासों पर लगातार करती रही है हमला। कांग्रेस का आरोप, चुनाव आया देख मतदाताओं को भरमाने के लिए की जा रही है दामों में कटौती। क्या पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें बनेंगी चुनाव में अहम मुद्दा? कौन उठाएगा इस मुद्दे का फायदा? किसको होगा सियासी नुकसान? मनीष पारिक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आज। रघुवीर पुनिया साहब हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अर्चना शर्मा जी हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन। और प्रोफेसर राजेश कोठारी जी हमारे साथ आज, आप अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष पारिक साहब, कितनी राहत मिल पाएगी आपको चुनाव में? नहीं, निश्चित तौर पर ये बात तो आप जयप्रकाश जी मानेंगे कि हर विषय पर सेंसिटिवली रिएक्ट किया है गवर्नमेंट ने। और चूंकि ये पॉलिसी जो है कंपनियों के द्वारा अडॉप्ट की गई थी, उनकी प्राइसेस तय की जाएगी, रोजमर्रा में बात शामिल हो जाएगी, जिस दिन डाउन होंगे अप होंगे वो उनकी कवायद होगी। उसमें भी पहले राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने ये भागीरथी प्रयास किया कि 4% वेट कम करके राहत दी, और उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने भी, आपने देखा माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि 5 रुपए का इस विषय में कटौती करके और राहत दी जाए। अल्टीमेटली और जो कमोडिटीज हैं, ये 2 कमोडिटीज ऐसी है जिसमें प्राइस हाइक्स का सामना करना पड़ रहा है देश को। बड़ी बात यह है कि जो और खाद्यान्न है उन सब में, उनमें तो हाइक नहीं है, और मुद्रास्फीति में भी कमी हुई है। जो मुद्रास्फीति 11% 2.2% पे गई थी, वो अभी 6% तक से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 5% वृद्धि तो उसमें बेनिफिट हुआ, और इधर से 5 रुपए आपको ये मिलता है। तो और कमोडिटीज में वही हालत है। 80 रुपए में हवाई चप्पल आज भी आती है, पहले भी 80 रुपए में आती थी 10 साल पहले। तो जो कांग्रेस पार्टी के टाइम पर महंगाई हुई थी, उस चीज का आज ये खुलासा हुआ है कि बावजूद 10 बरस बीत जाने के प्राइसेस ऑलमोस्ट सब कमोडिटीज की वही है। और जो एक हल्ला ज्यादा था पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में भी, बीजेपी ने उसके बारे में भी ओपन कहा था, कोई छुपम छुपाई नहीं करी थी। 1,35,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट इससे प्राप्त हुआ है, जिसमें 34,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन दी है, बाकी की राफेल खरीदे हैं। ये सब चीजें जो देश के विकास के लिए जरूरी है, ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी है, पेट्रोल हाइक को इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद जब ये लगता है कि इसकी ज्यादा डिमांड हो रही है जनता की राहत की आधार पर, तो ये 5 रुपए की छूट उसमें दी गई है। मनीष जी, कुछ और मांगे पेंडिंग हैं बहुत सारे तबकों की, उनको पूरी करने के लिए फिर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पे 10-20 रुपए और बढ़ सकते हैं। OROP के लिए बढ़ाया आपने, जैसा कहा, राफेल के लिए बढ़ाना पड़ा, पैसा आया तो ये काम कर लिए। कुछ और काम पेंडिंग है बहुत वर्षों से, उनके लिए फिर और रेटें बढ़ेंगी। नहीं, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। आपने देखा ये बात कि जो उस समय कांग्रेस ने कहा कि प्रति बैरल रेट बहुत कम हो गई है इंटरनेशनल बाजार में, लेकिन सरकार रेट कम नहीं करती है। उस समय तक बड़ी बात यह भी थी कि
अगर कारों की बिक्री बढ़ रही है, अगर कंजम्पशन पेट्रोल का बढ़ रहा है, तो ये माना जाए कि जनता पे उसका बोझ पड़ रहा है और उसका वो जो डिमांड सप्लाई का नियम पूरा लागू नहीं हो रहा है। इसके कारण हम ये नहीं मान सकते थे कि कभी भी कोई बहुत ज्यादा जनता पे फर्क पड़ा है। इन्होंने आंदोलन के लिए आंदोलन किया फॉर्मली, जब मैंने ये भी कहा, परंतु ये बात सही है कि 80 रुपए के पास जाने के बाद निश्चित तौर पर ये ऐसे नहीं ऐसा लगा, इसलिए उसका तुरंत राहत दी गई। उससे पहले तो खुद इनके कार्यकाल में 2013 में जो 82 रुपए टच करा ही था, उस समय भी 82 रुपए था, और आज 18 में उसके 5 साल बाद भी अगर 82 रुपए आता है तो वो कोई हाय तौबा की बात नहीं थी, इनके प्रदर्शन की मजबूरियां थी। मनीष जी, बहुत सारी बातें आपने कही हैं जिन पर हर बात पर मेरा सवाल है, लेकिन पहले अर्चना शर्मा जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। 2013 में अर्चना जी आप यही हाल छोड़कर गए थे? जेपी जी, जो 2013 के समय के जो रेट्स थी उस पर भी ले आते तो जनता राहत महसूस कर सकती थी, लेकिन कि सरकार ने जितने घाव दिए उस पर एक बैंडेड लगाने का प्रयास कुछ चंद घंटों पहले हुआ, उसको उखाड़ फेंका मनीष जी ने अपनी वाणी से अभी। और जिस तरह की बातें इन्होंने कही उससे साफ पता चलता है कितनी संवेदनहीन सरकार है। इनका असहनीय हो गया 81 रुपए के ऊपर आया तो शायद ये भूल रहे हैं कि कई स्थानों पर तो 90 रुपए क्रॉस कर गया। और आज जो आप कट कर रहे हो वो उसमें आप बहुत बड़ी कोई एहसान नहीं करे, 12 बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा करके, और पेट्रोल पर 211% बढ़ोतरी की एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से, और डीजल पर 443% बढ़ोतरी की। और आज आप कह रहे हो कि पेट्रोल कंपनी का अपना मार्जिन घटा, यानी आज भी आप पेट्रोल कंपनियों पर अपना या कह सकते हैं ऑयल कंपनी पर भार डालने का प्रयास कर रहे हो। आपने कहा सर पेट्रोल डीजल के अलावा तो किसी पर दरें बढ़ी नहीं। रसोई गैस का सिलेंडर जो हम 410 रुपए मैक्सिमम छोड़ के गए थे, आज कितना है इनको शायद एहसास नहीं होगा। ये उज्ज्वला का सुनिए, आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही, सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि आपने जितनी बातें बोली वो जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम कर रही थी। आपको अवगत होना चाहिए कि जब पेट्रोल और डीजल की या कैसे क्रूड ऑयल की कीमतें $107 प्रति बैरल थी, उसकी तुलना में आपको एक सौभाग्य मिला कि एक बार वो $40 प्रति बैरल भी हुई, लेकिन आपने डायनेमिक प्राइसिंग पॉलिसी के नाम पर जनता को राहत देने का कभी काम नहीं किया। और आपने कहा मुख्यमंत्री भागीरथी प्रयास किया, वो तो सुनामी की तरह बह चुका। 21 दिन पहले वाला जो प्रयास था उस पर पानी फेर चुकी आपकी सरकार। ऐसी परिस्थितियों का आप निर्माण करते हो, जनता को राहत देने का एक प्रपंच रखते हो, क्योंकि आसन चुनाव को देखकर अपनी संभावित हार से आप विचलित हो और हमसे कहते हैं आंदोलन कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो गया। आपको अब ऐसा नहीं लग रहा है और जनता को क्या लग रहा था उसका एहसास नहीं है आपको। केरोसिन की उस समय किया अर्चना जी, जब मुकदमा बना राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पर मुकदमा बना, जब पदयात्रा निकाली, आपने पेट्रोल के लिए पदयात्रा नहीं निकाली, जब कांग्रेस के गांधी परिवार के ऊपर प्रहार होता है तब आप किस तरह की बातें कर रहे हो? कौन से मुकदमों की बात कर रहे हो? या महंगाई की बात कर रहे हो? मुकदमे बीच में लेकर आते हो, जिसका अध्यक्ष तड़ी पारो, जिसका अध्यक्ष पैसा लेते हो पकड़ा के, तो शोभा नहीं देता मुकदमों की बात करना। प्रदर्शन करने गए थे आप, सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, आपकी सारी अर्थनीतियां खराब है, जनता के पैसे से आप सारी कंपनीज को बेल आउट करना चाहते हो, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसको बेल आउट करना चाहते हो, जनता की जेब पर डालते हो, और 900 कुएं खाकर मुझे एक बात समझा दीजिए, एक बात मुझे समझा दीजिए। अर्चना जी सुनिए, मनीष जी तो आप समझा दीजिए। ये जो तेल कंपनियां हैं जिनका हवाला हर बार जब भी महंगाई बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल डीजल की, तब ये कहा जाता है कि तेल कंपनियों की अपनी व्यवस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया गया है, चूंकि इसलिए रोजाना उतार चढ़ाव आता है, आ रहा है, क्या कर सकते हैं। ये किसने बनाई है सर? ये हिंदुस्तान की हैं? मैं बहुत सामान्य समझ के आदमी का सवाल कर रहा हूं आपसे। ये हमने ही बनाई है, हमारे ही लोकतंत्र में कहीं बनी है, या बाहर से कोई आदेश आया था यूएनओ से उसके तहत बनी है? इनके सामने हम क्यों विवश हैं? सार्वजनिक निगम जो उपक्रम है उनके आधार पर इनकी बात हुई थी, इंटरनेशनल मार्केट के एस्पेक्ट पर सामने बनाए रखने के लिए थी और पूरी यूनिवर्सल एस्पेक्ट पर इस पर बात होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी ने अडॉप्ट किया था ना इसको, आप ये नहीं कह सकते। आप ये बताओ ना, राजेश कोठारी जी, राजेश कोठारी देखने वाली वो थी। ये क्या ऐसा कदम, एक मिनट अर्चना जी, क्या ऐसा कदम बढ़ा दिया गया है क्या जो वापस पीछे नहीं आ सकता? और पता नहीं इसके फायदे नुकसान तो क्या है क्या नहीं है, लेकिन तर्क हमेशा ये आता है कि तेल कंपनियां बेचारी क्या करें और हम बेचारे क्या करें उनके सामने। सर मैं यहाँ दो बात करना चाहूँगा। मैं हमें समझना पड़ेगा कि जितनी तेल कंपनियां हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनके ऊपर सरकार का प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है। आप इनकी शेयर पूंजी देखेंगे तो करीब करीब सारी शेयर पूंजी सरकार या सरकार की संबंधित एजेंसियों के पास में ही है। तो ये कहना कि तेल कंपनियों की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, ये तर्क गले नहीं उतरता। दूसरी बात, अगर ऐसा ही था तो जब प्राइसेस बहुत नीचे आ रही थी
तो सरकार ने अपने वेट को कम क्यों नहीं करा, अगर जनता की रिलीफ की बात करते हैं हम लोग। तीसरी बात, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्राइसेस करीब करीब $1 $2 बैरल आ गई थी, हमने वो प्राइसेस 80-90 रुपए पर लीटर रखा। इससे क्या शो होता है? इससे ये स्पष्ट होता है सर कि जब मौका मिले सरकारी कंपनी का बहाना लेकर आम जनता के साथ में एक शोषण की प्रवृत्ति अपनाई जाए। इसीलिए मैंने आम आदमी की भाषा में सवाल किया और आम आदमी सर, आम आदमी वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं देखता, वो अपने घर को देखता है, अपने चूल्हे को देखता है। उसको लगता है कि आज मैं यहाँ जाऊं ना जाऊं, क्योंकि आज पेट्रोल की प्राइसेस वास्तव में अनअफोर्डेबल हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन पार्टी सही है और कौन गलत है। इनके स्टेटमेंट एक से रहते हैं, सिर्फ वो रंग रूप बदलने से ये करते रहते हैं। बाकी आम आदमी त्रस्त है, परेशान है, और उसकी चिंता शायद किसी को नहीं है। कुछ थोड़े बड़े छींटे छिड़क दिए, और मैं फिर कह रहा हूं सर, ये जो प्राइसेस में जो गिरावट देख रहे हैं, ये चंद दिनों की मेहमान है। 2 महीने बाद एक महाकुंभ इस देश में होने वाला है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्शन। उसमें लाखों अरबों रुपया बहेगा, वो महंगाई को कम करने में मदद नहीं होगा, बल्कि महंगाई जिस बढ़ेगी। क्योंकि हमारे देश में सर 2 बात समझनी पड़ेगी। जो ग्रोथ की हम लोग बात कहते हैं, ये ग्रोथ किस चीज की ग्रोथ हो रही है सर? जीडीपी ग्रोथ विदाउट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं पर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज नहीं हो रहा है। हाँ। तो क्या हो रहा है कि ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग, पर कैपिटल इनकम का जो डिस्बर्समेंट है वो बहुत ही केंद्रित होता जा रहा है। हाँ। ठीक है सर, उससे क्या हुआ कि आम व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर नहीं पहुंचती और वो अपने आप को बड़ा कुंठित महसूस करता है। तो अगर ग्रोथ है इकोनॉमी के अंदर, हाँ। वो ग्रोथ सर सब संभागों में नहीं है, सबके पास में नहीं है। बात। चुनिंदा लोग ग्रो कर गए, बाकी सब बाकी वहीं रह गए। इसलिए मेरा अंदेशा ये है सर कि आज जो प्राइसेस कम करिए, हाँ। आप इसको फौरी तौर पे कह सकते हैं एक राहत है, पर मुझे बहुत डीप अंदर से नजर आ रहा है कि 2 महीने बाद आप ये देखेगा महंगाई किसी सरकार के कंट्रोल में आती ही नहीं है, क्योंकि सरकार कंट्रोल करना चाहती नहीं है। ठीक बात। राजेश पुनिया साहब, जो मनीष जी ने शुरू में कहा था कि पैसा आया तो पैसा खर्च किया गया, बड़े बड़े काम किए गए, OROP किया गया, राफेल खरीदे गए, जिसमें कि कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, उस पर हम बहस नहीं करेंगे अभी। ये कहां तक ये तर्क काम करते हैं? शर्मा जी, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसमें ये प्लान करती है कि हमारे पास टैक्सेस का कितना पैसा आएगा और हमें कितना खर्चा करना है जी। और जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जैसे हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें हम, लगभग 30% टैक्स पेट्रोल के ऊपर है और 25% टैक्स डीजल के ऊपर है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जो इनकी रेवेन्यू बढ़ती जाती है, तो सरकार को जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक्स्ट्रा किट्टी मिलती है। हाँ। तो वो एक्स्ट्रा किट्टी कायदे से सरकार की नहीं होनी चाहिए, उतनी रिलीफ पब्लिक को ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो सरकारें नहीं करती हैं। सरकारें उस समय अपने इस मौके का फायदा उठाती हैं, और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो कस्टमर के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई वो, और दूसरी उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट वेट लेती हैं वो परसेंटेज टर्म में लेती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जेब पर 2 मार पड़ती है। लेकिन पुनिया साहब ये भी समझाइए कि चलिए ठीक है, सीधी राहत दी जा सकती है दामों में कमी करके, लेकिन राजस्व की बात भी तो कहीं ना कहीं स्टैंड करती है ना। राजस्व तो चाहिए ही चाहिए, सबसे बड़ा सोर्स तो यही बताए जाते हैं। तो वो पैसा भी तो उसी आम आदमी के काम आ रहा है जिसकी जेब से निकाला जा रहा है किसी दूसरी शक्ल में। जेपी सर, रामायण में यह कहा गया था कि राजा को टैक्स उस तरह से वसूल करना चाहिए जैसे बारिश होती है तो समुद्र पे जहां पर एक्स्ट्रा पानी होता है वहां से भाप के रूप में पानी लेकर और सब जगह इक्वली बारिश के रूप में पानी दिया जाता है। तो टैक्सेस इस तरह से लगाए जाने चाहिए जहां पर ज्यादा जिनके लिए मार्जिनल सेक्रीफाइस कम होता हो, उन लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगने चाहिए और आम आदमी को रिलीफ मिलनी चाहिए। और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हैं तो डीजल का कंजम्पशन किसान करता है, और डीजल की वजह से हर आम आदमी की, क्योंकि ये ट्रक में सबसे ज्यादा काम में आता है, जो माल ढुलाई की कीमत बढ़ जाती है, तो हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है। और पेट्रोल का कंजम्पशन है वो आज एरोप्लेन वाला नहीं कर रहा है, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ये एक्टिवा हर आम आदमी के पास में है। तो मैक्सिमम जो टैक्स है वो आम आदमी से ही वसूला जा रहा है। ठीक बात, जो टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ठीक बात है। तो मनीष पारेख साहब ये तो समझाइए जरा कि ये जो बुरे दिन जब चल रहे थे ना, तब 2014 में 71 रुपए 41 पैसे का मिल जाता था पेट्रोल 1 लीटर, और डीजल मिल जाता था 55 रुपए 49 पैसे का।
अब जो डिफरेंस आ गया है इतना बड़ा हो गया है कि इसके आगे सारी दलीलें बौनी हो जाती हैं मनीष। नहीं, दो बातें भी है, जैसे अभी आपने बात सही कही कि रेवेन्यू भी तो लेकर आनी होती है, उसमें अगर एक सर कांग्रेस को भी तो लानी थी इनके राज में। दूसरी बात ये भी है, कांग्रेस को भी एक मिनट कांग्रेस को भी तो लेकर आनी थी ना इनके राज में। तब तो आपने कहा था कि केंद्र सरकार नाकारा है, नाकाम हो गई है, महंगाई को काबू करने में कुछ नहीं आता इनको। जी निश्चित तौर पर 1500 रुपए का मोबाइल का बिल आता था, अब 500 रुपए का आ रहा है, 1000 वहां बच रहे हैं। आदमी को तो लगता ही है कि मेरे, और उसमें से 300 रुपए अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं। आप कर लो, आप कंपनी खोल लो ना, ये आप दे दो 10 रुपए में मोबाइल, कौन मना कर रहा है? बड़ी बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज को मानना पड़ेगा आपको, किस चीज को मानना पड़ेगा? ठीक है सस्ती सुविधा मिलने लग जाए और उसके जो पैसे बचने के, अरे मनीष जी मत बोलो ये बातें, जनता देखती है आपको, उस जनता का जी दुखता है जब 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। हाँ बादशाह जी ये समझा दीजिए मुझे। और बाकी आपके समय तो महंगाई बिल्कुल नहीं थी, आपके समय महंगाई नहीं थी, फिर भी इनकी 11.2% था, फिर भी इनकी रणनीतिक कुशलता देखिए, इन्होंने महंगाई का हवा खड़ा कर दिया। यही था, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई नहीं थी तो इनकी रणनीतिक कुशलता तो देखिए, और इससे कैसे पार पालेंगे आप आगे। देखिए इनकी रणनीतिक कुशलता कुछ नहीं थी, हम संवेदनशील लोग थे, हमें पता था अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन ये विश्व बैंक की गोल्डन बर्ड्स में लिखा हुआ है कि इंडिया की इकोनॉमी को यदि बेपटरी होने से किसी ने बचाया तो यूपीए गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने। और जब महंगाई बढ़ी तो हमने संवेदनशीलता दिखाते हुए कुछ न कुछ कदम उठाए। अब इन्होंने तो परिस्थिति ऐसी बना दी कि महंगाई आम बात हो गई, और इनकी नीतियां देखिए, ये बेल आउट करते बड़ी बड़ी कंपनी हो जाता है। विचलित मत होइए, आपकी किसी बात से आज जनता खुश नहीं है, आप जनता के जले पर नमक छिड़क रहे हो। आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर? 90 रुपए पेट्रोल लेकर गरीब आदमी क्या डलवाएगा? 11.2% इन्फ्लेशन रेट थी ना, और अभी 6% है, तो ये 5% का डिफरेंस बना कर दोगे क्या? महंगाई तो चीख चीख के बोल रही थी कांग्रेस के टाइम पे, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, बोलते नहीं थे, लेकिन आंकड़े बोलते थे, और 11.2% इन्फ्लेशन रेट हो, उसके बाद कौन कह सकता है? सुनिए अर्चना जी, सुनिए कोठारी साहब, या 6%? अरे सुनिए तो मनीष जी, सुनिए अर्चना जी, कोठारी साहब, अब जो भी चुनाव हो और जो राजनीतिक अरे सुनिए तो मनीष जी, समय बहुत कम बचा है। कोठारी साहब, अब जो चुनाव होंगे आने वाले 2019 के हों, आगे के हों, उसके बाद के हों, राजनीतिक दल अलग अलग तरह के वादे करते हैं। महंगाई को लेकर जो वादा या दावा किया जाएगा, क्या उसके ऊपर आदमी भरोसा कर सकता है? कोई भी दल करे, चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम। सर जनता भरोसा नहीं करेगी सर, वो सब कुछ देख के आजमा चुकी है। रंग छोड़ दीजिए, कलर छोड़ दीजिए, झंडे का डंडा छोड़ दीजिए, आप जनता भरोसा नहीं करेगी, जनता विवेक से निर्णय लेगी, क्योंकि हर पार्टी ने उसको ठगा है सर, किसी ने किस रूप में, किसी ने किस रूप में। जनता बेटरमेंट ऑफ द इंडिया नेशन में आपको बता रहा हूं, रेवेन्यू तो बात है साहब, बात करो, राहत तो भाई साहब सुनिए तो मनीष जी, बहस का वक्त खत्म हो गया है। और सुनिए, आप बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, रेवेन्यू भी तो होगा, एक्सपेंडिचर की बात, आप उस बात को ठीक बात है, तो कहने का मतलब यह है, एक मिनट सुनिए अर्चना जी सुनिए, अरे समय खत्म हो गया, सुनिए तो मनीष जी, आप बार बार रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट है आपकी लाइन कि रेवेन्यू के लिए ये परेशानी तो भोगनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहें, यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना, तो फिर बार बार क्यों ला रहे हैं उस बात को? कुल मिलाकर कोठारी साहब सुनिए, कोठारी अर्चना जी, अर्चना जी सुनिए, आप लोग हो, आप अगर 5 साल तक लगातार बोले होते सड़कों पर एक महीने में 2 बार, अब तो आप कर रहे हो महंगाई के लिए आंदोलन। नहीं, आप नहीं थे, आपने अब आए हैं, आप अब आए हैं और अब आप 1 महीने में 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। प्राइम डिबेट में आज के लिए समय इतना ही है। महत्वपूर्ण बात यह है जो राजेश कोठारी जी ने कहा कि बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ सकती, चाहे कोई भी राजनीतिक दल उसको चढ़ाना चाहे। महंगाई का मुद्दा तो कम से कम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आम आदमी ने यह मान लिया है कि ये कभी नहीं घट सकती, इस पर कभी काबू नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।